नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। दिल्ली की आबकारी नीति पर सीएजी रिपोर्ट में आम आदमी पार्टी सरकार पर उठे बड़े सवाल। रिपोर्ट में सरकारी खजाने को 2026 करोड़ रुपए के नुकसान का खुलासा। बीजेपी ने केजरीवाल पर साधा निशाना, आपका आरोपों से इनकार। बीजेपी ने दिल्ली में आयोजित किया झुग्गी बस्ती प्रधान सम्मेलन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने झुग्गी वालों को बताया दिल्ली का मुक्तिदाता। कहा 5 फरवरी को है दिल्ली का आपदा से मुक्ति दिवस। अयोध्या में श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का 1 वर्ष पूरा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने रामलला की महाआरती में लिया हिस्सा। कहा सत्य को अधिक दिनों तक धुंधला करके कोई नहीं रख सकता। केरल के पथानामथिट्टा जिले में दलित लड़की के कथित यौन शोषण के मामले में 10 और लोगों को किया गया गिरफ्तार। अब तक 14 लोगों की हुई गिरफ्तारी। 60 से अधिक लोगों के खिलाफ लड़की ने दिया बयान। इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की T20 सीरीज के भारतीय टीम का ऐलान। मोहम्मद शमी की टीम में वापसी। सूर्य कुमार यादव के हाथ टीम की कमान। और आइए अब शुरुआत करते हैं। शराब घोटाले को लेकर कैग रिपोर्ट के खुलासे से दिल्ली की राजनीति में उफान आ गया है। 2026 करोड़ के घोटाले के खुलासे के बाद से भाजपा और कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी पर जोरदार हमला बोला है, तो आप बचाव की मुद्रा में नजर आ रही है। कैग रिपोर्ट में नियमों की अनदेखी करने, अपात्र लोगों को लाइसेंस देने जैसी बातें सामने आई हैं। दिल्ली के शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल समेत कई बड़े आप नेता जेल जा चुके हैं, तो ये मामला एक बार फिर से सियासी तौर पर गर्मा गया है। दिल्ली में चुनाव, सीएजी रिपोर्ट पर तनाव। शीश महल के बाद सीएजी रिपोर्ट पर घमासान। बीजेपी आप में बढ़ा सियासी संग्राम। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले राजधानी का पारा चढ़ता ही जा रहा है। राजधानी में बीजेपी और आम आदमी पार्टी में संग्राम बढ़ता ही जा रहा है। शीश महल के बाद ताजा मामला आया है आबकारी नीति से जुड़ी सीएजी रिपोर्ट का, जिस पर दोनों दलों में जमकर सियासी तीर चले हैं। सीएजी की रिपोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की आबकारी नीति से जुड़े शराब घोटाले पर अपनी मुहर लगा दी है। शनिवार को सार्वजनिक हुई सीएजी की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने विवादित आबकारी नीति बनाते समय नियम कायदों को नजरअंदाज कर दिया, जिससे सरकारी खजाने को 2026 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। रिपोर्ट में कहा गया है कि आबकारी नीति में कीमत तय करने में पारदर्शिता की कमी थी। लाइसेंस जारी और नवीनीकरण में नियमों का उल्लंघन हुआ। गड़बड़ियां करने वालों को दंडित नहीं किया गया। उपराज्यपाल, कैबिनेट या विधानसभा से मंजूरी नहीं ली गई। अगर दिल्ली को 2026 करोड़ का राजकोषीय घोटाला, राजकोषीय घाटा अगर 2026 करोड़ का किसी ने किया तो अरविंद केजरीवाल जी ने किया है, आम आदमी पार्टी ने किया है। और अगर आबकारी नियमों को अनुमोदित करने के लिए विधानसभा में नहीं लाए गए तो 10 बड़ी मेजर फाइंडिंग्स आज C&AG की है। ये किसी राजनीतिक दल की नहीं, किसी राजनीतिक विरोधी की नहीं, ये देश की उस संस्था की बात है जो अकाउंटेबिलिटी तय करती है, जो गवर्नेंस पे बात करती है। 2000 करोड़ का घोटाला है। तो जो अरविंद केजरीवाल बार बार कह रहे थे कि मुझे गलत जेल भेजा जा रहा है, भारत सरकार मुझ पर गलत काम कर रही है, अब तो बात स्पष्ट हो गई। जो आदमी अपने आप को कट्टर ईमानदार घोषित करता था, सीएजी की रिपोर्ट ने उसको कट्टर भ्रष्ट एक तरीके से घोषित किया है। अपनी रिपोर्ट में कैग ने कहा कि जो खामियां पाई गई हैं, उनके लिए जिम्मेदारी और जवाबदेही तय की जानी चाहिए। बीजेपी का आरोप है कि केजरीवाल जानबूझकर इस रिपोर्ट को सदन में नहीं रख रहे, तो वहीं आम आदमी पार्टी रिपोर्ट को ही गलत बता रही है। कैबिनेट कोई प्रस्ताव पारित नहीं किया गया, एलजी से कोई अप्रूवल नहीं ली गई। तो मुझे लगता है कि बार बार जो हम विषय उठा रहे थे कि शराब की दलाली में अरविंद केजरीवाल शामिल है और शराब मंत्री मनीष सिसोदिया ने जिस तरह से इस नीति को बनाया है, ये एक बहुत बड़ा घोटाला है। भाजपा का काम है झूठे आरोप लगाना। कहाँ है सीएजी रिपोर्ट? आज तक कोर्ट में एक भी प्रमाण आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता के खिलाफ साबित नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ। यह रिपोर्ट दिल्ली में 5 फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले आई है और इसमें बड़े घोटालों का खुलासा हुआ है। तो जाहिर है आरोप प्रत्यारोप तो चलेंगे ही।
इन अनियमितताओं के कारण ही केजरीवाल, सिसोदिया और अन्य अधिकारियों पर मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार के मामले दर्ज किए गए हैं और इन्हें जेल जाना पड़ा। ऐसे में जाहिर है यह मुद्दा चुनावी माहौल में राजनीतिक गर्मी बढ़ाने वाला है। शैलेंद्र मिश्रा और कुमार आलोक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। दिल्ली में विधानसभा चुनाव में इन दिनों पोस्टर वॉर भी जोर शोर से जारी है। बीते कई दिनों से बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे के खिलाफ पोस्टर जारी करके जनता के बीच अपने पक्ष में माहौल बनाने का काम कर रहे हैं। आज भी बीजेपी ने केजरीवाल को शीश महल का आपदाए आजम बताते हुए पोस्टर जारी किया, तो आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के एक नेता को गालीबाज सीएम बताते हुए पोस्टर जारी किया। पोस्टर वॉर के बीच तमाम दल वीडियो जारी करके विपक्षियों पर निशाना साध रहे हैं, तो अपने काम गिनाने का काम भी कर रहे हैं। दिल्ली में पोस्टर वॉर, बीजेपी आप में आर पार। बीजेपी ने केजरीवाल को बताया शीश महल का आपदाए आजम, तो आम आदमी पार्टी ने कहा बीजेपी का गालीबाज सीएम। दिल्ली में विधानसभा चुनाव के प्रचार के बीच राजनीतिक दलों के बीच पोस्टर वॉर जारी है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी जमकर पोस्टर जारी कर रहे हैं, तो कांग्रेस भी पीछे नहीं है। बीजेपी ने शनिवार सुबह आप संयोजक अरविंद केजरीवाल को शीश महल का आपदाए आजम बताया। भाजपा ने पोस्टर जारी करते हुए कहा कि दिल्ली की जनता ने ठाना है शीश महल वाले आपदाए आजम को भगाना है, तो आम आदमी पार्टी ने इसके जवाब में एक पोस्टर जारी कर रमेश बिधूड़ी को बीजेपी का गालीबाज सीएम करार दिया। दोनों दलों के नेता इस मामले में आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल एक आपदा की तरह टूट पड़े हैं। हर विभाग में जिस तरह से उन्होंने चोरी और लोगों को धोखा देने का काम किया है, तो ये दिल्ली के लिए एक आपदा ही है। और वो खुद क्योंकि आपदा के सुल्तान हैं, आजम हैं, और जिन्होंने इस पूरे सिस्टम को खराब करने की कोशिश की है, तो दिल्ली तो अब इस आपदा से मुक्ति चाहती है। जनता की ओर से मांग करता हूं कि रमेश बिधूरी जी बताएं, बतौर सांसद उन्होंने 10 साल दिल्ली के लिए क्या क्या काम किए। बीजेपी ने एक और पोस्टर जारी कर कहा कि आपदा ने दिल्ली को गड्ढे वाली सड़कें दी हैं। वहीं भाजपा ने एक्सप्रेसवे का जाल बिछाया है, जबकि आज आम आदमी पार्टी ने पोस्टर जारी कर विपक्ष के खिलाफ केजरीवाल को अकेला खड़ा ईमानदार बताया है। वहीं आज कांग्रेस आईटी सेल ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एक वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में यह दर्शाया गया है कि किस तरीके से केजरीवाल ने दिल्ली वासियों को छोड़ दीजिए, उन्होंने अपने ही गुरु, सहकर्मी और पड़ोसियों को भी धोखेबाजी से नहीं बख्शा। साझा बैठकें हो रही हैं, फोन पर हो रही हैं, किस पर हो रही हैं, लेकिन इनका आपस में संबंध रहता आज से नहीं। जब से आम आदमी पार्टी बनी है तब से भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी के बीच में कई मुद्दों पे आप देखिएगा एक मत होकर ये काम करते हैं। उधर बीजेपी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए अपना चुनावी गीत लॉन्च किया। इस पर बीजेपी का कहना है कि गहन मंथन के बाद भाजपा का गीत चुनावी गीत तैयार किया गया, जो कि दिल्ली की जनता की आवाज है। मैं बड़े गर्व से कहता हूं, इसकी जो मुख्य लाइन है कि बहाने नहीं बदलाव चाहिए, दिल्ली में भाजपा सरकार चाहिए। इस बीच बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर बांग्लादेशी घुसपैठियों के फर्जी आधार कार्ड बनवाकर दिल्ली के मतदाता सूची में नाम शामिल कराने का आरोप लगाया है। बीजेपी का कहना है कि इस मामले में आम आदमी पार्टी के 2 विधायकों के हस्ताक्षर और मोहर वाले फॉर्म उपलब्ध हुए हैं। मतदाता बनाने का जो अभियान और षड्यंत्र चल रहा था, उसमें आम आदमी पार्टी के 2 विधायकों के हस्ताक्षर और मोहर के फॉर्म उपलब्ध हुए, जिसमें आम आदमी पार्टी के एक विधायक मोहिंदर गोयल जी और दूसरे विधायक जय भगवान जी के फॉर्म और हस्ताक्षर प्राप्त हुए। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में आप विधायक मोहिंदर गोयल और उसके ऑफिस स्टाफ को नोटिस भेजकर जांच में शामिल होने को कहा है। फिलहाल भ्रष्टाचार, फर्जी वोटर, शीश महल और जाट आरक्षण जैसे मुद्दों पर पोस्टर वॉर जोरों पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और वहीं दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा की दूसरी सूची जारी कर दी गई है। भाजपा की दूसरी सूची में 29 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं और इस लिस्ट में 5 महिला उम्मीदवार भी शामिल हैं। इनमें करावल नगर से कपिल मिश्रा को उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं शकूर बस्ती से करनैल सिंह और मटिया महल से दीप्ति इंदौरा को टिकट दिया गया है। कौंडली से प्रियंका गौतम को टिकट दिया गया है, जबकि हरीश खुराना को मोती नगर से विधानसभा सीट से टिकट दिया गया है। गौरतलब है कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा जी की अध्यक्षता में 10 जनवरी को संपन्न हुई थी।
बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय चुनाव समिति के अन्य सदस्य उपस्थित रहे। केंद्रीय चुनाव समिति ने दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव 2025 के लिए दूसरी सूची में 29 नामों पर अपनी स्वीकृति प्रदान की है। दिल्ली विधानसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा ने अपनी रणनीति को झुग्गी बस्तियों पर फोकस कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली की झुग्गी बस्ती में रहने वाले प्रधानों से मुलाकात की। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में गृह मंत्री ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि केजरीवाल सरकार को उखाड़ फेंका जाए और भारतीय जनता पार्टी को मौका देकर राजधानी के विकास की गति को तेज किया जाए। राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर चुनावी बिगुल बज चुका है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी पहुंची झुग्गी बस्तियों के बीच रह रहे लोगों के पास और उनकी समस्याओं को जाना। इसी कड़ी में राजधानी दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में गृह मंत्री अमित शाह ने झुग्गी बस्ती में रहने वाले प्रधानों से मुलाकात की। गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानों को संबोधित करते हुए केजरीवाल को धोखेबाज बताते हुए 5 फरवरी को दिल्ली का आपदा से मुक्ति दिवस बताया। आप दिल्ली को कई सारी आपदाओं से मुक्त करा सकते हो और मेरी बात गांठ मार कर जाना और माताएं बहनें अपने पल्लू से बांध कर जाए। 5 फरवरी दिल्ली का आपदा से मुक्ति दिन है, उस दिन आपदा से मुक्ति। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि एक-एक झुग्गी वालों को पक्का मकान देने का काम भाजपा करेगी। हमने यह करके दिखाया है। हमने 3.5 करोड़ गरीबों को घर दिया। मोदी जी ही है जिनके राज में 25 करोड़ गरीब गरीबी रेखा के बाहर आ गए। 3 करोड़ 58 लाख लोगों को घर मिला और 10 साल आपकी सरकार न होती तो झुग्गी वालों को पक्का मकान मिल भी गया होता। मगर अभी भी देर नहीं हुई। 5 तारीख को मौका है, एक बार उखाड़कर फेंक दीजिए। ये केजरीवाल सरकार को, हर गरीब को पक्का मकान नरेंद्र मोदी सरकार देगी, नरेंद्र मोदी। इस बीच इस झुग्गी बस्ती प्रधान सम्मेलन में पहुंचे दिल्ली के कोने कोने से झुग्गीवासियों ने बताया कि झुग्गी की हालत बेहाल है और वहां रह रहे लोगों का जीवन काफी कठिन है। केजरीवाल जी ने यहाँ का दिल्ली का माहौल बहुत ज्यादा खराब कर दिया है। बाकी आज जो अमित शाह जी ने बोला, मेरे ख्याल 100% सही बोला। आज किसी को 5 लाख की सुविधा मिलती तो लोग अपना किसी न किसी चीज में यूज करते उस चीज को। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी को लाना चाहते हैं और जरूर आएगी। इन्होंने बोला था कि हम नल से जल देंगे, तो किसी भी बस्ती के अंदर कोई भी पानी की लाइन नहीं डाली इन्होंने, कोई भी वहाँ पे कनेक्शन नहीं दिया। जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, तमाम पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ अपने अभियान को तेज किए हुए हैं। ऐसे में इस बार दिल्ली में सत्ता की चाबी किसके हाथ में होगी, यह तो आने वाली 5 फरवरी को पता चलेगा। 5 फरवरी को दिल्ली के झुग्गी वाले भाजपा को वोट देकर एक बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे और झुग्गी वालों की हर समस्या में भारतीय जनता पार्टी उनके साथ है। मेरे सहयोगी मुकेश शुक्ला के साथ मैं अमरेंद्र गुप्ता, डीडी न्यूज, दिल्ली। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में आयोजित झुग्गी बस्ती प्रधान सम्मेलन में दिल्ली के झुग्गी बस्तियों के प्रधानों से मुलाकात की। वहीं अमित शाह ने प्रधानों से उनकी समस्याओं को जाना और उनसे पार्टी की योजनाओं के बारे में भी चर्चा की। सम्मेलन के बाद लोगों से बात की डीडी न्यूज के संवाददाता मुकेश शुक्ला ने। झुग्गी बस्ती सम्मेलन में आए प्रधानों के साथ संवाद किया अमित शाह ने और यहाँ पर उन्हें बताया कि अरविंद केजरीवाल से मुक्ति मिलने के बाद दिल्ली में जो विकास की रफ्तार है वो तेज करेगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार। ये वो तमाम प्रधान हैं और झुग्गी बस्ती के लोग हैं जो हमारे साथ मौजूद हैं। जो बातें आज करी, कितना इत्तेफाक रखते हैं इन बातों से, जिस तरह से केजरीवाल ने पूरा माहौल दिल्ली का खराब करके रखा है? ये तो उसमें सच्चाई है कि केजरीवाल जी ने यहाँ का दिल्ली का माहौल बहुत ज़्यादा खराब कर दिया है। बाकी आज जो अमित शाह जी ने बोला, मेरे ख्याल 100% सही बोला। अगर भाजपा की सरकार बनती है तो जो वादे अमित शाह जी ने किए वो 100% पूरे होंगे और हमें पूरी उम्मीद है कि अमित शाह जी की बात अच्छी है। केजरीवाल ने जो घर घर दारू बांटी, ये बात बिल्कुल एक के साथ एक 2 फ्री दे दी थी। अब के इलेक्शन जो होने जा रहा है 5-5 दे देंगे एक साथ। 2 फ्री दे दिए, बच्चे बिगड़ गए, अब घर के बर्तन बेच के बच्चे पी रहे हैं। हाँ चलो दिखाता हूँ मैं, एक न ऐसा झूठा तो है ही नहीं हिंदुस्तान में कोई। और
आयुष्मान भारत की बात कर रहे थे जिसको रोका केजरीवाल ने, वाकई में इससे राजधानी के लोगों को फायदा होता? सर बहुत फायदा होता है इसमें। आप सोचिए, हर घर में एक ना एक बंदा बीमार रहता है, कोई भी क्लास का बंदा हो, वो बीमारी से उझल ही रहा है आज के टाइम में। चाहे दिल्ली हो, पूरे भारत के नागरिक हर कोई इस समय परेशान है मेडिसिन से। और आज किसी को 5 लाख की सुविधा मिलती तो लोग अपना किसी न किसी चीज में यूज करते उस चीज को। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी को लाना चाहते हैं और जरूर आएगी। जी आप क्या कह रहे हैं? दिल्ली में मोदी को लाना है। हमारे मोदी ने हमारे को अशोक विहार में मकान दिया है। अभी जो केजरीवाल सरकार ने जो किया है 10 साल से, यहाँ पर सब कुछ जो तहस नहस हो गया वो सारा सुधरने वाला है और बीजेपी आने वाली है। अमित शाह जी ने मंच से साफ तौर पर संदेश दे दिया है कि इस बार अगर भारतीय जनता पार्टी को मौका मिला सरकार बनाने का तो जरूर राजधानी में जो है विकास की रफ्तार तेज होगी और लोगों का भला होगा। कैमरामैन शुभंदु के साथ में मुकेश शुक्ला, डीडी न्यूज, दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के महासचिव और झुग्गी अभियान के संयोजक विष्णु मित्तल ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार पर झुग्गी निवासियों की जरूरतों को उनकी अनदेखी करने का आरोप लगाया है। डीडी न्यूज संवाददाता अमरेंद्र गुप्ता के साथ बातचीत में विष्णु मित्तल ने कहा कि एक तरफ भाजपा है जो दिल्ली के झुग्गी वालों के लिए नए फ्लैट बना रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल हैं जो लोगों की दुर्दशा को पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए अपने लिए शीश महल बनाने में व्यस्त रहे हैं। बात करें झुग्गी झोपड़ी अभियान की तो इसके संयोजक विष्णु मित्तल जी हैं जिन्होंने इस पूरे अभियान को बहुत करीब से देखा है और यहाँ पर काम किया। विष्णु जी, पहले तो गृह मंत्री जी का आह्वान की झुग्गी झोपड़ी का हाथ अब उनके साथ है और उनकी हर समस्या से वो आगे उसको एड्रेस करेंगे, किस तरह से देखते हैं? देखिए, आज जो आपने झुग्गी बस्ती के प्रधानों के अंदर जो जोश देखा, जो हमारी कीर्तन मंडली जो चलाती उन बहनों के अंदर जोश देखा, उससे साफ साफ पता लग रहा है कि दिल्ली में इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। गृह मंत्री जी ने कहा है कि जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं जो अभी चालू हैं कोई बंद नहीं होगी और भाजपा जो कहती है वो करती है। अरविंद केजरीवाल झूठी घोषणाएं कर रहे हैं कि हम 2100 रुपये देंगे, ना उन्होंने पंजाब में दिए, लोकसभा चुनाव के दौरान भी घोषणा की थी, ना दिल्ली में दी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जहां भी सरकार बनी है, जहां भी महिलाओं के लिए घोषणा की है, उनके खाते में सीधे पैसे जा रहे हैं। तो अब सब लोगों ने मन बना लिया है कि दिल्ली में भाजपा की सरकार बनाए। आपने बहुत करीब से इस पूरे अभियान को लीड किया है। मैं आपसे जानना चाहूँगा, इसमें काफ़ी सारे विस्तारक 1058 विस्तारक निकाले जिसमें उन्होंने बहुत करीब से काम किया। जून से लगभग ये अभियान है, तो किस तरह की बेसिक चीज़ें जो प्रधानमंत्री जी जिक्र करते हैं, गृह मंत्री जी ने भी किया, किस तरह की बेसिक जो कमियाँ थी वो देखी? देखिए, दिल्ली की झुग्गियों में पीने का इतना गंदा पानी आ रहा है कि हर आदमी पानी की पीने की बोतल खरीद रहा है। कूड़े के अंबार लगे हैं, नालियां सीवर जाम पड़ी हुई है और डूसिप के शौचालय इतने गंदे हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। किसी को राशन कार्ड नहीं बन रहा, किसी को पेंशन नहीं मिल रही, मोहल्ला क्लिनिक में जानवर लेट रहे हैं। इतनी बुरी हालत है, आप खुद जाके देखिए। 10 साल में अरविंद केजरीवाल ने कुछ भी नहीं किया। कुल मिला के आपको लगता है कि अगले 5 तारीख को परिवर्तन है, जिस तरह से गृह मंत्री? आप देखिए, आप इनका जोश से आपको दिख रहा होगा कि इतनी बड़ी संख्या में झुग्गी के प्रधानों का आना ये साफ साफ इंगित करता है कि दिल्ली के झुग्गी के लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। 5 फरवरी को दिल्ली के झुग्गी वाले भाजपा को वोट देकर एक बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे और झुग्गी वालों की हर समस्या में भारतीय जनता पार्टी उनके साथ है। अमरेंद्र गुप्ता, डीडी न्यूज, दिल्ली। विधानसभा चुनाव में मिली शानदार सफलता के बाद बीजेपी महाराष्ट्र के शिरडी में स्वामी विवेकानंद की जयंती पर 12 जनवरी को अपना राज्य अधिवेशन आयोजित करेगी। कार्यकारिणी बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, पीयूष गोयल समेत राज्य के मंत्री और वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। अधिवेशन में पूरे महाराष्ट्र से 10,000 से अधिक बीजेपी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी मौजूद रहेंगे। अधिवेशन के दौरान देवेंद्र फडणवीस का राज्य के मुख्यमंत्री बनने पर भव्य अभिनंदन किया जाएगा। अधिवेशन में स्वामी विवेकानंद के विचारों के आधार पर युवाओं को आकर्षित करने के लिए एक विशेष अभियान भी चलाया जाएगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शिरडी में भाजपा नेताओं के साथ बैठक की और इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले, राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े, राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश सहित कई नेता उपस्थित रहे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रविंद्र चौहान को महाराष्ट्र बीजेपी का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया।
रविंद्र चौहान महाराष्ट्र सरकार में मंत्री रह चुके हैं। वर्तमान में रविंद्र चौहान डोंबिवली से विधायक हैं। अयोध्या में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का आज 1 वर्ष पूरा हो गया है। आज श्री रामलला का महाअभिषेक किया गया तो भगवान को 56 भोग लगाए गए। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने रामलला की पूजा अर्चना की तो भक्तों का सैलाब भी आज अयोध्या में उमड़ पड़ा। आज रामलला का दिव्य श्रृंगार किया गया तो महाआरती भी हुई और इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह समेत तमाम लोगों ने भी अपनी खुशी सोशल मीडिया पर जारी की। की प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ पर अयोध्या में आस्था का सागर उमड़ा। प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या रामधुन में रम गई। चारों ओर राम नाम की गूंज है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ के अवसर पर मंत्रोच्चार के साथ श्री रामलला का महाअभिषेक किया गया। दूध, दही, घी, शहद और अन्य पवित्र सामग्री से रामलला का महाअभिषेक किया गया। पीतांबरी वस्त्र पहने रामलला के दिव्य दर्शन के लिए देश विदेश से हजारों भक्त उमड़े हैं। रामलला के भव्य महाअभिषेक के बाद रघुकुल नंदन श्री रामलला का दिव्य श्रृंगार भी किया गया। भगवान श्री राम को पीले रंग की बेहद ही खूबसूरत पोशाक पहनाई गई है। उस पर रंग बिरंगे आभूषण देख मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कि रामलला साक्षात दर्शन दे रहे हों। रामलला की ऐसी अद्भुत छवि को देख भक्त मंत्रमुग्ध हो गए। रामलला के अद्भुत श्रृंगार के बाद उनकी महाआरती की गई। इस मौके पर भक्त भाव विभोर नजर आए। रामलला की अलौकिक छवि के आगे सूर्य की रोशनी भी फीकी नजर आई। ठंड के इस मौसम में भी भक्तों का उत्साह चरम पर पहुंचा। बहुत बढ़िया सुविधा, एकदम बहुत आनंद आया। अच्छे से घुमा, चारों तरफ से बहुत व्यवस्था अच्छा है यहाँ का। जय श्री राम, बहुत बढ़िया लगा यहाँ के, बहुत अच्छा लग रहा है हम लोगों को। कहाँ से आए? राजस्थान से। बहुत अच्छा है, व्यवस्था बना है, बहुत अच्छा है, मोहन प्राण भर गया हमारा। बहुत बहुत अच्छा। जय श्री राम, रघुपति राघव राजा राम। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राम जन्मभूमि मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह की पहली वर्षगांठ के अवसर पर भगवान रामलला को 56 व्यंजनों का भोग लगाया और उनकी आरती की। प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज ही के दिन प्रधानमंत्री मोदी ने 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करते हुए रामलला को उनकी जन्मभूमि में प्रतिष्ठित कराने का काम किया था। 22 जनवरी 2024 अगर हिंदू पंचांग के अनुसार हम देखें तो पौष शुक्ल द्वादशी के दिन, आज ही के दिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश भर से आए हुए हर तबके के नेतृत्व वर्ग की उपस्थिति में पूज्य संतों के सानिध्य में 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करते हुए रामलला को उनकी जन्मभूमि में प्रतिष्ठित कराने का काम किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की प्रथम वर्षगांठ की शुभकामनाएं दी। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा कि अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की प्रथम वर्षगांठ पर समस्त देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सदियों के त्याग, तपस्या और संघर्ष से बना ये मंदिर हमारी संस्कृति और अध्यात्म की महान धरोहर है। मुझे विश्वास है कि ये दिव्य भव्य राम मंदिर विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि में एक बड़ी प्रेरणा बनेगा। अयोध्या में स्थित राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने इसे प्रतिष्ठा द्वादशी का नाम दिया है। 11 से 13 जनवरी तक राम मंदिर परिसर में 5 जगहों पर धार्मिक अनुष्ठान और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। 5 वर्ष के रामलला बाल स्वरूप में सभी भक्तों को दर्शन देंगे और ये परमात्मा और जीवात्मा का मिलन है। और आज प्रतिष्ठा द्वादशी के अवसर पर यह उल्लास और भी कई गुना बढ़ गया है। कैमरामैन सुसमन के साथ अजय मिश्र, डीडी न्यूज, श्री अयोध्या धाम। और वहीं देश में नशे के कारोबार के खिलाफ सरकार सख्ती से काम कर रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि मोदी सरकार ना तो देश में ड्रग्स लाने देगी और ना ही देश से बाहर ड्रग्स जाने देगी। नशीले पदार्थों की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर दिल्ली में आयोजित क्षेत्रीय सम्मेलन में अमित शाह ने बताया कि कैसे बीते 10 साल में मोदी सरकार के प्रयासों से ड्रग्स के कारोबार पर लगाम लगाने में मदद मिली है। पिछले 10 सालों में ड्रग्स के खिलाफ जो कदम उठाए हैं उनमें सफलता मिल रही है।
बड़े पैमाने पर न केवल नशे के कारोबारियों पर लगाम लगी है, बल्कि रिकॉर्ड ड्रग्स भी बरामद हुआ है। नशीले पदार्थों की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर दिल्ली में आयोजित क्षेत्रीय सम्मेलन में बोलते हुए गृह मंत्री ने कहा कि न तो हम देश में ड्रग्स लाने देंगे और न ही देश से बाहर ड्रग्स जाने देंगे। हमारा ड्रग के खिलाफ जो अभियान है वो बहुत पुख्ता हुआ है। वर्ष 2024 में जब्त ड्रग की मूल्यों का जो रिकॉर्ड है वो सभी रिकॉर्ड तोड़कर हम 16,914 करोड़ के ड्रग को जब्त करने में देश भर की पुलिस और एनसीबी को सफलता है। इसलिए देश में ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई की बात करें तो 2004 से 2014 के दौरान 3 लाख किलोग्राम से ज्यादा नशीले पदार्थ जब्त किए गए, जबकि 2014 से 2024 के दौरान ये संख्या 24 लाख किलोग्राम थी। ये पिछले दशक की तुलना में 7 गुना अधिक है। वहीं 2004 से 2014 में 8,000 करोड़ रुपए के मूल्य का मादक पदार्थ नष्ट किया गया, जबकि 2014 से 2024 में 54,000 करोड़ से ज्यादा मूल्य का मादक पदार्थ नष्ट किया गया, जो पिछले दशक की तुलना में 8 गुना अधिक है। अमित शाह ने कहा कि डार्क वेब, क्रिप्टो करेंसी, ऑनलाइन मार्केट प्लेस और ड्रोन देश के लिए चुनौती बने हुए हैं। इसके साथ ही अगर ड्रग्स पर पूरी तरह से लगाम लगाना है तो नशे के कारोबार में लगे लोगों की संपत्तियों को जब्त करना होगा, ताकि नशे से कमाए उनके आर्थिक संसाधनों पर कानूनी चोट की जा सके। संपत्ति जब्त करने की कार्यवाही जब तक नहीं करेंगे तब तक ये वृत्ति को रोकने में सफल नहीं होगा। जब उनको मालूम पड़ेगा कि पैसा भी चला जाता है, बदनामी भी होती है और जेल में भी जाना पड़ता है, तभी जाकर ये प्रवृत्ति बंद होगी। इसके साथ ही गृह मंत्री अमित शाह ने 25 जनवरी तक चलने वाले नशीले पदार्थ को नष्ट करने के पखवाड़े का भी शुभारंभ किया। इस अवधि के दौरान 8,600 करोड़ रुपए के 1 लाख किलोग्राम मादक पदार्थ को नष्ट किया जाएगा। नीरज सिंह, डीडी न्यूज, दिल्ली। केरल के पथानामथिट्टा जिले में दलित लड़की के कथित यौन शोषण के मामले में शनिवार को 10 और लोगों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार होने वालों की कुल संख्या अब 14 हो गई और इस मामले में शुक्रवार को 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। इनमें से एक पहले से ही एक अन्य पॉस्को मामले में जेल में बंद है। पीड़ित लड़की ने स्थानीय निवासियों सहित 60 से अधिक लोगों के खिलाफ बयान दिया है, जिन्होंने 5 साल से अधिक समय तक विभिन्न स्थानों पर उनका यौन शोषण किया। पीड़िता के अनुसार जब वो 13 साल की थी तो उसका दोस्त उसे अश्लील संदेश और तस्वीरें भेजता था। जब वो 16 साल की थी तो उसने उसका यौन उत्पीड़न किया और फोन से वीडियो बना ली। चूंकि घटनाएं तब हुई जब वो नाबालिग थी, इसलिए आरोपी के खिलाफ पॉक्सो और अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति अधिनियम की धाराएं लगाई जाएंगी। पथानामथिट्टा जिले के 2 पुलिस स्टेशनों में अब तक 5 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। स्कूल में काउंसलिंग के बाद पीड़ित लड़की ने घटना की जानकारी दी। लड़की को फिलहाल एक आश्रय गृह में रखा गया है। उत्तर प्रदेश के कन्नौज रेलवे स्टेशन पर स्लैब कास्टिंग के दौरान शटरिंग फेल हो जाने से कई मजदूर घायल हो गए हैं, जिन्हें स्थानीय प्रशासन के सहयोग से रेलवे के अधिकारी और कर्मचारियों द्वारा हॉस्पिटल भेजा गया। राहत और बचाव का कार्य पूरा कर लिया गया है। सभी घायलों को रेलवे और राज्य सरकार की टीमों द्वारा उपचार के लिए स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस घटना की जांच के लिए 4 वरिष्ठ अधिकारियों की कमेटी गठित की गई है और जो घटना के कारणों की गहन जांच करेगी और इस घटना में घायल मजदूरों का समुचित इलाज की व्यवस्था भी की गई है और चिकित्सकों की टीम द्वारा इलाज किया जा रहा है। घटना में घायल मजदूरों की एक्स ग्रेटिया राशि को बढ़ाकर सामान्य घायलों को 50,000 तथा गंभीर रूप से घायलों को 2,50,000 रुपए किया गया है और इसका भुगतान रेल प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। सारे मेरे मजदूर, सारे लेबर मेरे साथ के, इसमें करीब 20-25 लोग थे और एक बाबूजी भी थे, वो भी उसके ऊपर ही थे शायद। और नीचे भी बहुत कुछ लोग थे, नीचे भी जो पिलर को ये इसको लगा रहे थे, शटरिंग को डीलिंग कर रहे थे। उत्तर प्रदेश के कन्नौज रेलवे स्टेशन के पास निर्माणाधीन इमारत का एक हिस्सा गिरने से एक बड़ा हादसा हुआ है। इस मामले पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि ये घटना दुखद है। उन्होंने कहा कि घटना की जांच के लिए समिति गठित कर दी गई है। दुखद घटना हुई, उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई हो गई है। एक इंक्वायरी कमेटी भी वहां बैठी है, पूरी जानकारी ले रहे हैं।
तेलंगाना के सिकंदराबाद स्थित राष्ट्रपति निलयम में 12 दिवसीय उद्यान उत्सव 2025 अब अपने समापन की ओर अग्रसर है। 12 दिनों तक चलने वाला ये उद्यान उत्सव पुष्प सौंदर्य और पर्यावरण जागरूकता के एक जीवंत केंद्र के रूप में लोगों को खूब आकर्षित कर रहा है। ये उद्यान महोत्सव नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में आयोजित होने वाले वार्षिक अमृत उद्यान से प्रेरित है। उत्सव रोजाना सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक लोगों के लिए खुला रहता है। इस दौरान वो उद्यान की भव्यता को देख सकते हैं, तो वहीं ये उद्यान परिस्थिति संतुलन और पर्यावरण संतुलन को भी बढ़ावा देता है। संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा आयोजित ये महोत्सव जैव विविधता के महत्व और पर्यावरण को संरक्षित करने में बागवानी की भूमिका पर जोर देता है। प्रयागराज महाकुंभ में आने वाले सभी श्रद्धालुओं की जरूरतों का पूरा ध्यान रखा जा रहा है और इस सिलसिले में महिला श्रद्धालुओं की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए मेला क्षेत्र में निःशुल्क सैनिटरी पैड वितरण का स्टॉल लगाया गया है, जहां से पूरे महाकुंभ के दौरान महिला श्रद्धालु जरूरत पड़ने पर सैनिटरी पैड्स मुफ्त में ले सकती हैं। प्रयागराज महाकुंभ में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं और स्नानार्थियों के साथ ही साधु संत और कल्पवासी पहुंच रहे हैं। ऐसे में महाकुंभ आने वाले हर तीर्थ यात्री को अलग अलग तरह की जरूरतें पड़ती रहती हैं। इनमें से एक जरूरी चीज है महिला श्रद्धालुओं के लिए सैनिटरी पैड की व्यवस्था करना, जिसका कुंभ मेले क्षेत्र में मिलना काफी मुश्किल हो जाता है। इसके लिए वात्सल्य सेवा संस्थान और 9 संस्था ने मेला क्षेत्र में निःशुल्क सैनिटरी पैड वितरण का कैंप लगाया है। ये संस्था पूरे महाकुंभ के दौरान महिला श्रद्धालुओं को निःशुल्क सैनिटरी पैड उपलब्ध कराएगी। इस विषय पर बोलते हुए वात्सल्य सेवा संस्थान की अध्यक्ष डॉक्टर कीर्ति अग्रवाल ने बताया कि महिलाओं के लिए सैनिटरी पैड का समय पर होना बहुत ही जरूरी है। इसे ध्यान में रखते हुए इसे शुरू किया गया है। बहुत सारी ऐसी महिलाएं होती हैं जिनको इमरजेंसी के समय पैड्स वगैरह की यहाँ पे आती है, उनकी कोई व्यवस्था नहीं होती है। तो ये एक स्वच्छता के लिए और उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए ये पहल एक 9 सैनिटरी पैड कंपनी और वात्सल्य सेवा समिति के माध्यम से मैंने करने की कोशिश की है। और ये संभवतः हमें लगता है कि ये अभी इस तरीके की पहल महाकुंभ के इस अवसर पर ये पहला ये स्टॉल लगा हुआ है, जिसमें कि निःशुल्क वितरण उन महिलाओं को किया जाएगा जिनको कि इस पैड की आवश्यकता होगी। यहाँ पर वात्सल्य सेवा संस्थान और 9 संस्था की ओर से इस निःशुल्क सैनिटरी पैड कैंप का शुभारंभ सहायक निदेशक स्वास्थ्य डॉक्टर वी.के. मिश्रा ने किया। डॉक्टर वी.के. मिश्रा ने डीडी न्यूज से बात करते हुए बताया कि संस्था को केंद्रीय चिकित्सालय के पास जगह उपलब्ध कराई गई है, जहां ये निःशुल्क सैनिटरी पैड का वितरण करेंगे। वात्सल्य ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल एंड ये 9 सैनिटरी नैपकिन वालों के सहयोग से हो रहा है। इनको जगह यहाँ पे हम लोगों ने दिया है, प्रोवाइड किया है और ये पूरे कुंभ के दौरान जो है पूरे 45 दिन ये इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जो नीडी महिलाएं हैं जिनको जरूरत होगी वो यहाँ से निःशुल्क ले जाएंगी। महिलाओं को कुंभ मेला क्षेत्र में निःशुल्क सैनिटरी पैड का वितरण भी किया गया। इस प्रयास से कुंभ के दौरान जहां महिला श्रद्धालुओं को काफी सहूलियत होगी, वहीं स्वास्थ्य के प्रति उनमें जागरूकता भी बढ़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। सनातन संस्कृति के आयोजन का महापर्व है महाकुंभ, जो न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टिकोण से भी महापर्व है, जहां त्रिवेणी के संगम पर आस्था के संगम में डुबकी लगाने न केवल देश और दुनिया से करोड़ों श्रद्धालु का हुजूम पहुंच रहा है, बल्कि सनातन संस्कृति के वाहक सभी अखाड़े भी पहुंच चुके हैं। इन्हीं अखाड़ों में से एक है श्री शंभु पंच अग्नि अखाड़ा, जो महाकुंभ में आने वाले लाखों श्रद्धालुओं की सहायता करने के साथ ही उन्हें प्रतिदिन भोजन प्रसाद भी उपलब्ध करा रहा है। प्रयागराज महाकुंभ में पधारे सनातन धर्म के सभी 13 अखाड़े महाकुंभ की परंपराओं को निभाने के साथ ही यहाँ पहुँच रहे श्रद्धालुओं की भी हर संभव मदद कर रहे हैं। इन्हीं अखाड़ों में से एक है श्री शंभु पंच अग्नि अखाड़ा, जहाँ प्रतिदिन 10,000 से ज्यादा लोग भोजन प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। भोजन प्रसाद की ये परंपरा आदि शंकराचार्य के समय से चली आ रही है, जिन्होंने अखाड़ों को मूर्त रूप दिया था। श्री शंभु पंच अग्नि अखाड़े के सभापति बापू मुक्तानंद जी हैं। कहते हैं जब बापू मुक्तानंद जी नर्मदा के किनारे भ्रमण कर रहे थे, तब इन्हें 3 दिन तक भोजन नहीं मिला था। थक हार कर वे बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गए, जहां किसी व्यक्ति ने उन्हें भोजन ग्रहण कराया। तभी उनके मन में यह भाव आया कि जब इस लायक होंगे तो किसी को भूखे नहीं रहने देंगे। गुजरात से लेकर जहां भी अखाड़े का कार्यक्रम होता है, वहां इस तरह के भंडारे चलाए जाते हैं। इस भंडारे का प्रबंध पंजाब से आई एक सिख संगत संभाल रही है,
जो पूरे श्रद्धा भाव के साथ लोगों को भोजन कराते हैं। यहाँ साधु संतों के साथ कोई भी व्यक्ति भोजन कर सकता है। इसकी व्यवस्था भंडारे में की गई है। भंडारे की कल्पना जब अग्नि अखाड़ा स्थापित हुआ था, जब अग्नि अखाड़ा बनाया हुआ था, आदिगुरु शंकराचार्य की ये परंपरा है, तभी से जो है अन्न क्षेत्र के दान की परंपरा प्रारंभ हुई है। और आप देखते होंगे कि लगभग 10,000 के करीब लोग नित्य यहाँ भोजन लेते हैं। मूल मंत्र गुरु जी का यही है कि भाई जो पीड़ित है उनकी सेवा करो। कम से कम 1 महीने से ऊपर से दोनों टाइम लंगर चल रहा है। भले ही ये सिख पंथ से आए हुए लोग हों, पर इनकी बापू जी में असीम श्रद्धा है और लोगों को भोजन कराने में इस पूरी टीम को महारत हासिल है। यहाँ भोजन व्यवस्था संभाल रहे ब्रह्मचारी जी का कहना है, जब हम किसी को भोजन कराते हैं तो हमें बहुत संतुष्टि मिलती है। परमात्मा ने कितना पुनीत कार्य के लिए हमें चुना है, इसके लिए सबसे पहले परमात्मा को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और हम लोग सुबह 5 बजे चाय से लेकर रात को 12-1 बजे रात तक जो भी है बाहर से लोग आए उनको हम लोग भोजन करा। बापू जी का उद्देश्य है भी कोई हमारी सरपरस्ती में भूखा ना सोए। अन्न क्षेत्र बापू जी के बहुत जगह चलते हैं, यहाँ भी पूरी निगरानी के साथ एक एक पॉइंट को प्लस करके बापू जी बढ़िया क्वालिटी का अन्न क्षेत्र चला रहे हैं। महाकुंभ की धरती पर श्री शंभू पंच अग्नि अखाड़े की यह भक्ति भाव सनातन संस्कृति की परंपरा को बखूबी दर्शाता है, जहां हर भूखे को भोजन प्रसाद खिलाने की परंपरा आदिकाल से चली आ रही है। अमरेंद्र सिंह, महाकुंभ, प्रयागराज से डीडी न्यूज के लिए। प्रयागराज में आयोजित होने जा रहे महाकुंभ को लेकर सरकार पूरी तरह से तैयार है। महाकुंभ में करोड़ों श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए सुविधा तो दी ही गई है, साथ ही मेला क्षेत्र में स्वच्छता को भी प्राथमिकता दी गई है। गंगा की निर्मलता बनाए रखने के लिए कचरा प्रबंधन ने प्रभावी व्यवस्था की है, जिसमें प्लास्टिक मुक्त क्षेत्र का निर्माण प्राथमिकता में शामिल है। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तहत 152.37 करोड़ रुपए की लागत से आधुनिक तकनीक और पारंपरिक तरीकों का सामंजस्य करते हुए स्वच्छता प्रबंधन के विशेष उपाय लागू किए जा रहे हैं। महाकुंभ के दौरान मेला क्षेत्र में 12,000 फाइबर रीइंफोर्स्ड प्लास्टिक टॉयलेट्स का निर्माण किया गया है, जो सेप्टिक टैंकों से लैस है। इसके साथ ही 16,100 प्री फैब्रिकेटेड स्टील टॉयलेट्स भी बनाए गए हैं, जिनमें सोख्ता गड्ढों की सुविधा है। और ये टॉयलेट पर्यावरण अनुकूल दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के साथ साथ स्वच्छता भी सुनिश्चित करेंगे। मेला क्षेत्र में कचरे के प्रभावी प्रबंधन के लिए 20,000 कचरा डब्बा लगाए गए हैं, जो स्रोत पर ही कचरे को अलग करने में मदद करेंगे और इस प्रक्रिया से पुनर्उपयोग और पुनर्चक्रण को बढ़ावा मिलेगा। कचरा संग्रहण और निष्पादन को अधिक सुचारू बनाने के लिए 37.75 लाख लाइनर बैग का उपयोग सुनिश्चित किया गया है। ये सुव्यवस्थित अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली मेला क्षेत्र को स्वच्छ और पर्यावरण अनुकूल बनाएगी। महाकुंभ 2025 के लिए अपनाई गई ये रणनीतियां न केवल स्वच्छता के उच्च मानक स्थापित करेंगी, बल्कि पर्यावरणीय स्थिरता के प्रति देश की प्रतिबद्धता को भी दर्शाएंगी। महाकुंभ में स्वच्छता को लेकर डीडी न्यूज के संवाददाता रामेंद्र सिंह ने वहां का जायजा लिया। महाकुंभ की धरती पर जो भी आएगा उसको ये स्थान साफ सुथरा मिलेगा। इसको लेकर के सरकार ने और प्रशासनिक इकाई ने व्यवस्था कर रखी है कि किसी भी प्रकार की गंदगी यहाँ दिखाई न पड़े। हमारे साथ इनके जो टीम के इंचार्ज हैं उनसे बात करते हैं कि किस तरीके से सफाई व्यवस्था की गई है। सुबह 6 बजे जो है वो अखाड़ों में अंदर जो गंदगी रहती है उसको निकालते हैं हमारे लेबर, जो रेजान जो सफाई कर्मी हैं वो जो है सुबह 6 बजे से लेकर के और 2 बजे तक भर में पूरा साफ कर देते हैं, झाड़ू लगा देते हैं। उसके बाद उसको टिपर पर जो गाड़ी है टिपर पर लाद दिया जाता है, वो चला जाता है कंपैक्टर पे। हम सोचते हैं कि यहाँ से लोग जो भी जाएं, जो श्रद्धालु जाएं, वो ये कहें कि यहाँ प्रयागराज की पावन धरती साफ सुथरी थी। सरकार के यही है कि बस साफ सफाई की व्यवस्था अच्छे से रखनी है, मतलब कोई गंदगी ना होने पर श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जो लोग आए यहाँ सरकार का स्पष्ट निर्देश है कि गंदगी ना दिखे और यहाँ से एक संदेश लेकर जाएं कि अगर इतने बड़े महाकुंभ स्थल में सफाई की जा सकती तो कहीं भी साफ रखा जा सकता है। ये संदेश भी लोगों के लिए है। कुंभ की धरती से तमाम संदेश हैं, लेकिन स्वच्छता का भी एक संदेश है। कैमरामैन विवेक कश्यप के साथ रामेंद्र सिंह, डीडी न्यूज, महाकुंभ, प्रयागराज। और वहीं इस बार प्रयागराज में महाकुंभ में आध्यात्मिकता, नवाचार, परंपरा और डिजिटल प्रगति की झलक एक साथ देखने को मिलेगी। और आयोजन के दौरान साइबर खतरे से निपटने के लिए भी विशेष प्रबंध किए गए हैं। महाकुंभ में साइबर पेट्रोलिंग के लिए 56 समर्पित साइबर योद्धाओं और विशेषज्ञों को तैनात किया गया है। धोखाधड़ी वाली वेबसाइटों
सोशल मीडिया घोटालों और फर्जी लिंक जैसे साइबर खतरों का मुकाबला करने के लिए महाकुंभ साइबर पुलिस स्टेशन की स्थापना की गई है। मेला क्षेत्र में साइबर खतरों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 40 वेरिएबल मैसेजिंग डिस्प्ले भी लगाए जा रहे हैं। साइबर विशेषज्ञ सक्रिय रूप से ऑनलाइन खतरों की निगरानी कर रहे हैं और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों का शोषण करने वाले गिरोहों की जांच कर रहे हैं। बड़े पैमाने पर जन जागरूकता अभियान के लिए एक मोबाइल साइबर टीम भी तैनात की गई है। फिलहाल विशेषज्ञों की टीम ने करीब 50 संदिग्ध वेबसाइटों की पहचान की है और उनके खिलाफ कार्रवाई जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग के प्रतिभागियों से मुलाकात करेंगे। विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग का आयोजन दिल्ली के भारत मंडपम में किया जा रहा है और इस कार्यक्रम में देश भर से करीब 3000 युवा लीडर्स हिस्सा लेने पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के सपने को साकार करने की दिशा में नई दिल्ली के भारत मंडपम में विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग का आयोजन किया जा रहा है। पीएम मोदी राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग के प्रतिभागियों से मुलाकात करेंगे। इससे पहले शनिवार की शाम एक रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया, खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से और दक्षिण अफ्रीका के लोकप्रिय क्रिकेटर जॉन्टी रॉड्स मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान देश के विभिन्न राज्यों से आए यंग लीडर्स ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां पेश की। इस मौके पर केंद्रीय खेल और युवा मामलों के मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि देश के युवाओं को स्वामी विवेकानंद से प्रेरणा लेने की जरूरत है। आज देश के युवाओं को मैं संदेश देना चाहता हूँ कि चलो हम विवेकानंद जी से प्रेरणा लेके उठे, जागे और प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत के ध्येय स्वप्न को साकार करें। इससे पहले शनिवार की सुबह कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने किया। इस कार्यक्रम में देश भर से करीब 3000 से अधिक युवाओं ने विकसित भारत के संकल्प को साधने के लिए अपने विचार प्रस्तुत किए। हमारे देश में 2019 में प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया था कि वी हैव टू टेक यूथ इनटू द यूथ पार्लियामेंट, इस लक्ष्य के साथ कि 18 से 25 साल का युवा इस देश का ड्राइविंग फोर्स है, लेकिन उसको पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन इस देश के कानून में प्राप्त नहीं है। लेकिन 2024-25 में आते आते 2047 के विकसित भारत के संकल्प के साथ अब हमारा संकल्प हो चुका है, वी हैव टू टेक यूथ नॉट इनटू यूथ पार्लियामेंट, वी हैव टू टेक यूथ इनटू द रियल पार्लियामेंट। विकसित भारत एक युवा ही कर सकता है और आने वाले भविष्य युवाओं का ही है। मैं एक कलाकार हूं और कलाकार होने के नाते मैं पूरे देश से यह संदेश देना चाहता हूं, पूरे देश को, अगर हम किसी भी क्षेत्र में जाएं, क्यों ना खेल हो, वो क्यों ना कला हो, वो क्यों ना संगीत हो, वो अपने क्षेत्र में हमेशा मेहनत करके ही आगे बढ़े। इस मंच पर देश भर से आए प्रतिभागियों ने विभिन्न 10 विषयों पर अपने विचार रखे, जिसमें तकनीक, कृषि, स्टार्टअप, खेल और फिटनेस, वैश्विक विनिर्माण, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, भविष्य के बुनियादी ढांचे के विकास, महिला सशक्तिकरण और अन्य सामाजिक मुद्दों पर युवा नेताओं ने अपने विचारों को प्रदर्शित किया। किसी भी राष्ट्र के निर्माण में वहाँ की युवा शक्ति का अहम योगदान होता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के सपने को साकार करने की दिशा में विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग एक अहम कदम है। जाहिर तौर पर इस प्रकार के कार्यक्रम देश के युवाओं में न सिर्फ उत्साह का संचार करते हैं, बल्कि युवाओं में देश के प्रति जिम्मेदारी का भाव भी पैदा करते हैं। कैमरामैन योगेश के साथ मैं सुशील कुमार, डीडी न्यूज, दिल्ली। और वहीं सर्दी के सितम से इन दिनों पूरा उत्तरी भारत परेशान नजर आ रहा है। दिल्ली एनसीआर में कोहरे, ठंड और बारिश का सितम जारी है, तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के कई इलाकों में बर्फबारी हुई है। तो उत्तरी मैदानी राज्यों में कोहरे और शीतलहर से सामान्य जनजीवन खासा प्रभावित हो रहा है। कैसा है मौसम का हाल, देखिए इस रिपोर्ट में। देश का उत्तरी भाग इन दिनों तेज ठंड की चपेट में है। पश्चिमी विक्षोभ का असर पूरे देश में देखने को मिल रहा है। स्काई मेट वेदर के अनुसार वर्तमान में देश के विभिन्न हिस्सों में साइक्लोन सर्कुलेशन और मौसम की कई जटिल स्थितियां भी सक्रिय हो रही हैं। आने वाले कुछ दिनों तक उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में ठंड और बढ़ेगी, तो दक्षिण भारतीय राज्यों में बारिश होगी। आईएमडी के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के कारण दक्षिण पूर्व ईरान और आसपास के इलाकों में साइक्लोन सर्कुलेशन बन रहा है। इसके अलावा एक और साइक्लोन सर्कुलेशन दक्षिण पश्चिम राजस्थान और आसपास के इलाकों में बना हुआ है। इसके प्रभाव से पश्चिमी विक्षोभ के साथ पश्चिमी हवाएं और निचले स्तर पर पूर्वी हवाएं चल सकती हैं। जम्मू कश्मीर में ताजा बर्फबारी हुई है, जिसके बाद घाटी में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। हालांकि गुलमर्ग में पर्यटक बर्फबारी का लुत्फ उठाते नजर आए। श्रीनगर में तापमान गिरने के कारण डल झील की सतह जमी हुई दिखी।
ताजा बर्फबारी से मुगल रोड बंद है और सीमा सड़क संगठन मुगल रोड पर बर्फ हटाने के काम में जुटा है और सड़क पर वाहनों की आवाजाही बहाल करने के प्रयास किए जा रहे हैं। ये चारों तरफ जो वाइट पहाड़ है और ये जो बर्फ की खूबसूरती है, ये एकदम देखने लायक है। This is so beautiful place and I will always say that the people who are watching me, please come here and enjoy the view. This is so beautiful. राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी शीतलहर जारी है और कोहरा छाया हुआ है। शनिवार दोपहर बाद दिल्ली के कई इलाकों में बारिश हुई। राजधानी में कोहरे के कारण फ्लाइट विलंबित हुई। वहीं राजस्थान के जयपुर शहर के कई इलाकों में बारिश हुई। मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में शीतलहर जारी है, जिस कारण शहर में घने कोहरे की परत देखने को मिली। उत्तर प्रदेश के आगरा, कानपुर, मुरादाबाद, प्रयागराज सहित कई शहर में शीतलहर की स्थिति बनी हुई है। लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा लेते नजर आए। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और वहीं इस चालू वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में देश की विकास दर बढ़ने की उम्मीद है। बैंक ऑफ बड़ौदा की एक रिपोर्ट के अनुसार डिजिटल पेमेंट, बिजली की मांग, हवाई यात्रियों की संख्या, बढ़ते टोल और जीएसटी कलेक्शन जैसे सकारात्मक सूचकांकों के साथ देश की विकास दर बढ़ने की उम्मीद है। कृषि क्षेत्र में 3.8% की मजबूत वृद्धि दर्ज होने की उम्मीद है, जो वित्त वर्ष 2023 से 24 में 1.4% थी। पिछले साल की तुलना में रबी की बुआई अधिक रही है और यह कृषि विकास के लिए अच्छा संकेत है। वित्त वर्ष 2024 से 25 की तीसरी तिमाही में जीएसटी कलेक्शन में भी 8.3% की वृद्धि हुई है, जो उपभोग मांग में तेजी का संकेत है। रिपोर्ट में कहा गया है कि कुछ हाई फ्रीक्वेंसी सूचकांकों ने डिजिटल पेमेंट, बिजली की मांग, इलेक्ट्रॉनिक आयात और फर्टिलाइजर बिक्री में वृद्धि के साथ मांग में तेजी का संकेत दिया है। निजी खपत वृद्धि वित्त वर्ष 2023 से 24 के 4% के मुकाबले वित्त वर्ष 2024 से 25 में 7.3% रहेगी, जिससे आने वाले महीनों में स्थिर वृद्धि की संभावना बढ़ गई है। उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग यानी डीपीआईआईटी ने भारत में स्टार्टअप के प्रदर्शन को लेकर लेटेस्ट आंकड़े जारी किए हैं। डीपीआईआईटी के अनुसार 2016 में स्टार्टअप इंडिया पहल की शुरुआत के बाद से 2024 तक रजिस्टर्ड स्टार्टअप की संख्या में जबरदस्त उछाल दर्ज हुआ है। 9 वर्षों में भारत में रजिस्टर्ड स्टार्टअप की संख्या 400 से बढ़कर 1,57,000 से अधिक हो गई है। इस अवधि के दौरान भारत में डेडिकेटेड स्टार्टअप पॉलिसी वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या भी 4 से बढ़कर 31 हो गई है। गुजरात के अहमदाबाद में शनिवार को पतंग महोत्सव शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का शुभारंभ किया। अहमदाबाद में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 14 जनवरी तक चलेगा और इस फेस्टिवल में हिस्सा लेने के लिए देश विदेश के पतंगबाज पहुंच रहे हैं। रंगारंग कार्यक्रमों के साथ ही अहमदाबाद में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव की शुरुआत हो गई। 11 जनवरी से 14 जनवरी तक अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट पर मनाए जाने वाले इस फेस्टिवल का उद्घाटन मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने किया। देश ही नहीं, दुनिया में मशहूर पतंग फेस्टिवल में हिस्सा लेने के लिए दुनिया भर के 47 देशों के 143 पतंगबाज अहमदाबाद पहुंच चुके हैं। उत्तरायण के पर्व तक मनाए जाने वाले इस फेस्टिवल में देश भर से भी कई लोग इस उत्सव के लिए अपनी पतंगे लेकर आए हैं। कई देशों के लोग यहाँ पर पतंगबाजी में हिस्सा लेने के लिए आए हैं अंतर्राष्ट्रीय काइट फेस्टिवल में। उसके साथ ही भारत की टीम यहाँ हमारे साथ मौजूद है। देश के कोने कोने से पतंगबाज यहाँ पर आए हुए हैं अहमदाबाद में पतंग उड़ाने के लिए। सर, कैसा अनुभव है यहाँ पर, कैसा लग रहा है? अलग अलग तरीके के पतंग यहाँ पर भी नजर आ रहे हैं और सबका अलग जोश नजर आ रहा है। बिल्कुल, एकदम जोश के साथ, एकदम भरी जोश के साथ आपको कई देशों से और प्लस अपना भारत से भी जो कई जगह से आए हुए पतंगबाजियों की आपको पतंग उठाते हुए यहाँ नजर आएगा। मुझे ये शौक पिछले 8 साल से लगा है, उसके बाद छूटने का नाम ही नहीं ले रहा है। ऐसा वातावरण है जो एक अनोखा है, अनुभव काफ़ी अच्छा है। बहुत अच्छा है और ये मेरा फर्स्ट टाइम है, बट बहुत ही अच्छा है, बहुत कलरफुल है और मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है। हाँ, ये बहुत ही खूबसूरत फेस्टिवल है। काइट फेस्टिवल बहुत सारे होते हैं वर्ल्ड में, उसमें से एक ये बहुत फेमस फेस्टिवल है और हर एक काइट फ्लायर का एक सपना होता है कि यहाँ पे आवे। मैं यहाँ कम से कम 6 बार आ चुका हूँ, तो मतलब कोविड के छोड़ के हुआ ही नहीं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ये टूरिज़्म डिपार्टमेंट इतना हाई लेवल पे करता है कि ऑल ओवर दी वर्ल्ड लोग आ रहे हैं। तो एक्चुअली ये पतंग जो है हमें डिफरेंट कंट्रीज़ को जोड़ती है।
पतंग प्रेमियों की रंग बिरंगी पतंगों से अहमदाबाद का आसमान रंगीन हो गया है। लोक संस्कृति, कला, शिल्प और पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस फेस्टिवल के माध्यम से द्विपक्षीय मैत्री, कला, साजी, संस्कृति का भी प्रदर्शन होता है। गुजरात आने वाले पतंगबाज और उनकी अनोखी आकृतियों वाली रंग बिरंगी पतंगे अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का मुख्य आकर्षण रहती हैं। विदेश में रहने वाले गुजराती भी इस खास उत्सव के लिए अपने राज्य में आते हैं। गुजरात में इस फेस्टिवल को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, राजकोट, द्वारका के शिवराजपुर बीच जैसी जगहों पर भी मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस उत्सव को वैश्विक पहचान देने के लिए अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल के दौरान जो कोशिशें की थी, उसकी वजह से काइट फेस्टिवल की लोकप्रियता दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। पतंग महोत्सव में आने वाले पर्यटकों से प्रधानमंत्री के लोकल फॉर वोकल अभियान को काफी गति मिली है। मेघना देव, डीडी न्यूज, अहमदाबाद। और आइए अब एक नजर डालते हैं देश भर की कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर फटाफट अंदाज में। महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में शानदार सफलता के बाद भाजपा 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती पर महाराष्ट्र के शिरडी में पार्टी सम्मेलन करेगी। राज्य का मुख्यमंत्री बनने पर देवेंद्र फडणवीस का अभिनंदन भी किया जाएगा। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, पीयूष गोयल समेत राज्य के मंत्री और वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने इस बात की ओर इशारा किया है कि इंडिया ब्लॉक में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। उन्होंने कहा कि गठबंधन को बचाने की जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी की है। लोकसभा चुनाव के बाद से इंडिया ब्लॉक की कोई बैठक नहीं हुई। उन्होंने कहा कि गठबंधन की सफलता के लिए सभी पार्टियों को मिलकर रणनीति बनानी होगी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने बेंगलुरु में राज्यों के लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों के 25वें राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस मौके पर उपराष्ट्रपति ने कहा कि हमारी नौकरशाही बहुत प्रतिभाशाली है। देश के लोगों के लिए सरकार के विजन को लोगों तक पहुंचाने में नौकरशाहों की अहम भूमिका होती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मेरठ के IIMT विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। उन्होंने मेधावी छात्रों को उपाधियां व पदक प्रदान किए और छात्रों के उज्जवल भविष्य की कामना की। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने चेन्नई में नई लैपटॉप विनिर्माण फैक्ट्री का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि देश में IT हार्डवेयर निर्माण क्षेत्र में लैपटॉप के उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा और घरेलू उद्योग को मजबूती मिलेगी। साथ ही इस कदम से देश में मेक इन इंडिया पहल को भी बढ़ावा मिलेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पुणे में उन्नत कंप्यूटिंग विकास केंद्र यानी सीडेक परिसर में प्रदर्शनी का दौरा किया। उन्होंने वैज्ञानिकों एवं अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी की। केंद्रीय मंत्री ने भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान का भी दौरा किया और FTII में ऑडिटोरियम के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में 2 महिला नक्सलियों समेत कुल 9 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। सरेंडर करने वाले नक्सलियों पर 43 लाख रुपए का इनाम था। ये सभी नक्सली बुरकापाल, चिंता गुफा, मिनपा समेत आधा दर्जन नक्सली हमलों में शामिल थे। गुजरात में उत्तरायण यानी मकर संक्रांति पर देश भर में पतंगबाजों को आमंत्रित करने के लिए हर साल अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का आयोजन किया जाता है। इस बार भी देश विदेश से सैकड़ों पतंगबाज इस महोत्सव में हिस्सा लेंगे। और इंग्लैंड के खिलाफ 22 जनवरी से शुरू होने जा रही 5 मैचों की T20 सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान हो गया है। शनिवार को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल ने भारतीय टीम की घोषणा कर दी। तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी की 14 महीने बाद वापसी हुई है। इंग्लैंड के खिलाफ सूर्य कुमार यादव ही टीम का नेतृत्व करते नजर आएंगे, जबकि अक्षर पटेल उपकप्तानी का जिम्मा संभालते दिखेंगे। इसके अलावा टीम में 2 विकेटकीपर बल्लेबाजों को शामिल किया गया है। इनमें संजू सैमसन और ध्रुव जुरैल शामिल हैं। टीम में ज्यादातर उन खिलाड़ियों को मौका मिला है जिन्होंने दक्षिण अफ्रीका दौरे पर भारत को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के लिए टीम इस प्रकार है: सूर्य कुमार यादव जो कि कप्तान है, संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, रिंकू सिंह, नीतीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, मोहम्मद शमी, वरुण चक्रवर्ती, रवि बिश्नोई, वॉशिंगटन सुंदर और ध्रुव जुरैल। भारत की स्टार जोड़ी सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी मलेशिया ओपन में शानदार जीत के साथ सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। 7वीं वरीयता प्राप्त भारतीय जोड़ी ने इस सुपर
1000 टूर्नामेंट में मलेशिया के यू सिन ओंग और EU तियू को 26-24, 21-15 से हराया। पिछली बार उपविजेता रहे सात्विक और चिराग का सामना दक्षिण कोरिया के वोन हो किम और सियोंग जाए सियू से होगा। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।